Student, welcome to my YouTube channel DKS Physics Classes. Subscribe my channel and click on the bell icon so that you guys get my video notification because I am going to upload the video of all topics. Let's get to the topic. स्टूडेंट, पहले हम लोग बिहेवियर ऑफ लाइट एट इंटरफेस ऑफ टू मीडियम देख लेते हैं, है ना। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट कि मैंने दो मीडियम लिया है, ए मीडियम 1 ए मीडियम 2, और ये जो लाइन दिख रहा है आपको, इसको हम लोग इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस दो मीडियम को सेपरेट करने वाले प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेस। एक लाइट इस पर इंसिडेंट हो रहा है, किसी सोर्स से आ रहा हो, और कुछ पार्ट लाइट का स्टूडेंट क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट क्या होता है? दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाता है और अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट? व्हेन द लाइट पासेज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, द डायरेक्शन ऑफ इट्स पाथ चेंजेज एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन, है ना। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं स्टूडेंट, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, है ना। तो कुछ लाइट जैसे तुम लोग देखे होगे स्टूडेंट, हम लोग जब वाटर सरफेस पर देखते हैं तो हम लोग का चेहरा भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज पर आती है, तभी हमारा चेहरा दिखाई देता है, और कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाती है दूसरे मीडियम में, रिफ्रैक्ट हो जाती है, और कुछ पार्ट क्या होता है यहाँ पर इंटरफेस पर हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है। देखते हो वाटर सरफेस हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो कुछ पार्ट लाइट का यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ जो लाइट गई स्टूडेंट अंदर जो ट्रांसमिट हुआ, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ लाइट हमारा रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ लाइट हमारा एब्जॉर्ब हो गया। अब इस फेनोमेना को हम लोग देखो यहाँ इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट हुआ स्टूडेंट, जिसके वजह से हमें इमेज, रिफ्लेक्शन के वजह से इमेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इमेज दिखाई दे, और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है, जिसके वजह से हमारा इमेज ये वाला दिखाई दे रहा है। ये रिफ्लेक्शन के वजह से है और ये हमारा रिफ्रैक्शन के वजह से। यहाँ भी देख सकते हैं हम लोग, यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लाइट क्या होता है, देखो यहाँ पर कुछ लाइट हमारा, इसमें अगर ग्लास में देखते हैं हम लोग तो कुछ हमारा चेहरा भी दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा। तो उसका मतलब क्या है कि कुछ लाइट पार्ट हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्ट होके वापस आता है, जिसकी वजह से हमें फेस दिखाई देता है ना, मिरर की तरह। और कुछ पार्ट लाइट का ट्रांसमिट हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्ट होता है और थोड़ा ट्रांसमिट हो जाता है, और कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाता है सरफेस पर, है ना। तो यही हमारा स्टूडेंट। अब हम लोग रिफ्रैक्शन को थोड़ा देखते हैं। रिफ्रैक्शन क्या डिफिनीशन है यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर द डायरेक्शन ऑफ इट्स पाथ चेंजेस एट इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन नहीं स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर देख सकते हैं हमने इंटरफेस ले लिया, दो मीडियम, एक रेयरर मीडियम है, मान लेता हूँ एयर है, और एक वाटर है। जब लाइट रे रेयरर मीडियम से स्टूडेंट डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा? अपने पाथ से डिविएट हो जाता है, लेकिन वो किधर बेंड होता है? नॉर्मल की तरफ। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। इसका एक्चुअल पाथ तो ये होना चाहिए स्टूडेंट, लेकिन बेंड किधर हो गया? नॉर्मल की तरफ। जब हमारा मीडियम डेंसर से रेयरर में जाता है स्टूडेंट, ये हमारा मान लेता हूँ कोई ग्लास है और ये हमारा एयर है, तो ग्लास से जब इंटर किया रे, ग्लास से रे आ रही है और हमारा एयर में आ रही है रे, तो क्या होगा? यहाँ पर जो नॉर्मल है उससे अवे जाएगा, नॉर्मल से अवे। उसका पाथ एक्चुअल इधर होना चाहिए था स्टूडेंट, लेकिन ये बेंड हो गया इधर, नॉर्मल से अवे चला गया। तो यहाँ पर एंगल आर जो होगा, ये वाला वैल्यू वो इससे कम होगा, इंसिडेंट एंगल से कम होगा। रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं इसको। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड एंगल। और इसको भी रिफ्रैक्टेड एंगल में। तो यहाँ पर क्या होगा? एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, लेकिन यहाँ पर एंगल आर ग्रेटर देन एंगल आई होगा। अब देखो इस इंटरफेस पर कोई इंसिडेंट ऐसे रे होता है परपेंडिकुलर टू इंटरफेस, तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ कितना हो जाएगा? 0। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? 0।
स्टूडेंट अब हम लोग कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हमने दो इंटरफेस, एक इंटरफेस ले लिया, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है ना। अब इसमें लाइट ऐसे इंटर कर रहा है। स्टूडेंट लाइट एक वेव है ना, तो इसका वेव लेंथ भी होगा और फ्रीक्वेंसी भी होगा। तो मान ले रहा हूँ इसका वेव लेंथ कितना है लैम्डा, और स्पीड कितना है v1, और फ्रीक्वेंसी n1 मान लिया लाइट का। अब लाइट के स्पीड का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं स्टूडेंट, वेव के फार्मूला जो होता है वही अप्लाई कर सकते हैं। लाइट भी एक वेव है, तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ। तो ये n क्या होता है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी, और ये हमारा क्या है वेव लेंथ है ना। ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं v1 के। इस तरह से यहाँ पर स्पीड अगर v2 लिखूंगा तो n2 लैम्डा लिखूंगा स्टूडेंट। यहाँ पर स्पीड जो होगा v2 इक्वस टू n2 इंटू लैम्डा होगा, और v1 इक्वस टू n1 इंटू लैम्डा 1। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डिविएट हो जाती है, दैट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जब होता है स्टूडेंट तो वेव लेंथ भी चेंज होता है और स्पीड भी चेंज हो जाता है, स्पीड और वेव लेंथ चेंज हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है स्टूडेंट। फ्रीक्वेंसी तो आप लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ ओसिलेशन पर यूनिट टाइम, कोई भी काम एक सेकंड में कितनी बार रिपीट होता है उसी को हम लोग तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी चेंज कैसे नहीं होता है, हम लोग यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दो मैन है, मान लो दो मैन है, एक एयर में है और दूसरा वाटर में है। तो अगर यहाँ पर कोई बेल बजाता है एक सेकंड में 3 टाइम्स, एक सेकंड में अगर 3 टाइम्स कोई बेल बजाता है तो इस एयर वाले पर्सन को कितना सुनाई देगा स्टूडेंट, एक सेकंड में 3 ही सुनाई देगा। और जो वाटर में है स्टूडेंट उसको भी कितना टाइम सुनाई देगा, 3 टाइम्स। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ चेंज हुआ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, मीडियम चेंज हो या नहीं हो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, सेम रहता है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर रिफ्रैक्ट होने का रीज़न क्या है, लाइट के स्पीड का चेंज होना और वेव लेंथ का चेंज होना ही हमारा कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। लोग स्क्रीन को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर रिफ्रैक्शन इज डेविएशन ऑफ लाइट, इट क्रॉसेस फ्रॉम बाउंड्री बिटवीन 2 मीडिया, डिफरेंट डिस्टेंस, देयर इज ए चेंज इन बोथ वेव लेंथ एंड स्पीड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे रिमेन्स अनचेंज्ड। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज लेस दैन दैट ऑफ इंसिडेंट रे, it is because there is partial reflection and absorption at light at interface of light at interface है ना। तो हम लोग देख सकते हैं कॉज क्या क्या होगा, इसके वेव लेंथ का चेंज होना ही हमारा कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है और स्पीड का चेंज होना है ना। रिफ्रैक्शन का हम लोग कुछ नेचुरल फिनोमेना देख ही सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम लोग को नज़र आता है कि ये रॉड अगर वाटर में रहता है तो बेंड नज़र आता है, पेंसिल हम लोग को बेंड नज़र आता है ना। तो इसका कॉज क्या है स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन। मान लो ये पेंसिल का ही एग्जांपल है, मान लो देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पर एक पेंसिल है, यहाँ पर एक पेंसिल ऐसे रखा गया है, ओरिजिनली ऐसे रखा गया है, लेकिन हमको कैसे नज़र आता है, बेंड नज़र आता है, जैसे ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट होता क्या है, इससे जो लाइट रे जाती है स्टूडेंट, लाइट रे जो जाती है वो यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो जाती है। यहाँ पर नॉर्मल है, ये डेंसर मीडियम है स्टूडेंट, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, तो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। ये भी रे जा रही है तो नॉर्मल से अवे बेंड हो जा रही। तो इधर जो ऑब्जर्वर है, ये वाला ऑब्जर्वर जो है उसको कहाँ से आता हुआ नजर आएगा, यहाँ से स्टूडेंट, क्योंकि इसको तो फील होता है कि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो उसको लगता है कि यहाँ से रे जा रही है, तो ये हमारा बेंड हो जाता है। इसी तरह से हर एक पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है स्टूडेंट, उसको हम लोग देखे भी हर एक पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, शिफ्टिंग हो जाता है ऊपर की तरफ। देख सकते हैं स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं यहाँ पर, जो हम लोग का एक कोई बॉटम पार्ट क्यों हमको सैल्वो नज़र आता है ना। यहाँ पर देख सकते हैं एक क्वाइन रखा हुआ है, ये वाला, मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रहा है, कहते यहाँ से जो रे जाएगी स्टूडेंट वो तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, क्योंकि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। तो इसको, इस ऑब्जर्वर को कहाँ से आता हुआ अपीयर होगा स्टूडेंट, उसको तो यहाँ से जाता हुआ अपीयर होगा, है ना, यहाँ से जाता हुआ अपीयर होगा। तो ये इसका रियल डेप्थ ये वाला स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक इसका रियल डेप्थ, लेकिन उसको कितना नज़र आता है, इतना, तो सैल्वो नज़र आता है ना। यहाँ भी देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर एक कॉइन रखा गया है,
बॉटम पार्ट पर, तो यहाँ से रे लाइट गई, डेंसर मीडियम से रिफ्रैक्ट होकर इधर चली गई। तो ये इसको कहाँ से आता हुआ ऑब्जर्वर को लगेगा स्टूडेंट, इस पॉइंट से जाता हुआ अपीयर होगा, इसलिए ये सैल्वो नज़र आता है। हमारा कॉइन बकेट में रखा हुआ होता है तो सैल्वो नज़र आता है। और भी कुछ नेचुरल फेनोमेना हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट। यहाँ पर देखते हैं हमारा जो नेचुरल फेनोमेना यहाँ इसमें देख सकते हैं, यहाँ सन जो हमारा है ना अर्ली सनराइज हो जाता है 2 मिनट वाले स्टूडेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से जो सन से रेज आती है स्टूडेंट हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करती है, एटमॉस्फेयर में इंटर करती है। ये तो रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होना स्टार्ट हो जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होना स्टार्ट। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो स्टूडेंट ऐसे होगा किसी स्फीयर का, ऐसे यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे होगा, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे होगा, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल की तरफ बेंड होना स्टार्ट। तो यहाँ से रे हमारा ऑब्जर्वर, हम तो अर्थ पर यहाँ पर है स्टूडेंट, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर है हम। तो लाइट रे जग गई तो एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्ट होकर नॉर्मल की तरफ बेंड होकर यहाँ पर आ गई। तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होगा स्टूडेंट उसको रे कहाँ से आता हुआ अपीयर होगा, इससे आता हुआ अपीयर होगा, यहाँ इस पोजीशन से आता हुआ। इसलिए हमारा अर्ली सनराइज हो जाता है और 2 मिनट बाद तक हमारा सनसेट होता है। फेनोमेना देख सकते हैं स्टूडेंट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स भी हमारा जो ट्विंकल करते हैं उसके पीछे का रीज़न है कि लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है और डिफरेंट लेयर का स्टूडेंट, हमारा एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर है एयर के, तो डिफरेंट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है स्टूडेंट। तो वहाँ से लाइट कभी बेंड हो जाता है, फिर चेंज हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वहाँ का एयर ब्लो करते रहता है, जिसके वजह से कभी वो दिखाई देता है, कभी दिखाई नहीं देता है। कभी रे लाइट हमारे आइज पर आती है तो हमें दिखाई देता है और रिफ्रैक्टेड रे लाइट हमारे आइज पर नहीं आती है तो हमें दिखाई नहीं देता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमारा जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइन इन सेम प्लेन। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे दूसरा मीडियम, और ये हमारा नॉर्मल एट पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट हो गया। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में स्टूडेंट लाई करते हैं। अगर इससे एक प्लेन पास किया जाए तीनों ही लाइन से तो एक ही प्लेन में लाई करेगा, है ना। और दूसरा जो लॉ है साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और डिवाइडेड बाई साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। यहाँ देख सकते हैं इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन का रेशियो क्या होता है स्टूडेंट, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है ना। अब इसको, इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। अब इसको हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्टूडेंट डिटेल से, इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं स्टूडेंट, इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो अभी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर स्नेल्स लॉ को अच्छे से देखेंगे, है ना। अब यहाँ स्टूडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ लाइट के स्पीड से रिलेटेड है। अगर लाइट का स्पीड मीडियम में अगर घटता है, दूसरे में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घट रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम्स लाइट का स्पीड घटा, उससे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आइडिया लगता है ना। ऐसा नहीं है कि डेंसिटी ज़्यादा हो गया तो ऑप्टिकली डेंसर हो गया, डेंसिटी कम हो गया तो ऑप्टिकली रेयरर हो गया। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मान लो कि ये एक मीडियम से लाइट इंटर कर रही है स्टूडेंट, ये मीडियम 1 से अगर लाइट इंटर की, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, एयर है मान ले रहा हूँ, एयर या वैक्यूम मान सकते हैं, ये वाटर है, ये वाटर, दूसरा मीडियम 2 है ना, ये 1 है और ये मीडियम 2 है। अब यहाँ देख सकते हैं ऐसे रे आया, तो इसका एयर में तो लाइट का स्पीड कितना होता है स्टूडेंट, 3 × 10⁻, मैं इसको स्पीड को c से डिनोट करता हूँ, c है ना, स्पीड ऑफ लाइट को। और इसमें स्पीड जो होता है स्टूडेंट ये v2 हो जाता है, इसको v1 = c ले रहा हूँ, ये मीडियम 1 में v1 = v2 होगा। तो स्टूडेंट जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो हमारा एयर के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं,
यहाँ बस रेशियो होता है दोनों का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सिर्फ और सिर्फ लाइट के स्पीड से के रेशियो पर ही डिपेंड करता है स्टूडेंट कि एयर में उसका स्पीड कितना है डिवाइडेड बाई उस मीडियम में स्पीड कितना है, वही हमें बताता है कि लाइट का कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या। अब स्टूडेंट अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, इसका मतलब कहने का क्या है कि लाइट का स्पीड ज़्यादा घटेगा, लाइट का स्पीड ज़्यादा घटेगा, है ना। यहाँ से भी देख सकते हैं ये इस फार्मूला से भी कि अगर स्पीड ऑफ लाइट निकाले, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम निकाले तो स्पीड ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई म्यू हो जाएगा। तो कितना टाइम्स हमारा स्पीड घट रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम का, उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब स्टूडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं क्योंकि हमने एयर के रेस्पेक्ट में निकाला। अब ये हमारा एयर के रेस्पेक्ट में हम निकाला, दोनों का रेशियो है, दो वेवलेंथ के टर्म में भी इसको हमसे निकाला जा सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। एक ऐसे स्टूडेंट अगर कोई लाइट जो है हम लोग जानते हैं कि इंटर किया मीडियम 1 से तो इसका स्पीड कितना होगा n, मान लेता हूँ इसका फ्रीक्वेंसी लाइट का n1 है और वेवलेंथ लैम्डा 1 है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है n2 है और वेवलेंथ लैम्डा 2 है। तो ये लाइट के स्पीड को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं n इंटू लेमडा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है n इंटू लेमडा, और n इंटू लेमडा हो गया। अब ये भी हो जाएगा n इंटू लेमडा इन दैट मीडियम। इसमें वेवलेंथ चेंज हो जाता है स्टूडेंट, वेवलेंथ लाइट का चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी से हमें कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो म्यू इक्वस टू हम लोग लेमडा के टर्म में भी लिख सकते हैं, म्यू इक्वस टू लेमडा इन वैक्यूम डिवाइड बाई लेमडा इन दैट मीडियम, है ना। तो हमें कभी कभी वेवलेंथ ही दिया रहेगा कि इस एक मीडियम में वेवलेंथ इतना है और दूसरे मीडियम में वेवलेंथ इतना है, तो हमसे कभी कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनडायरेक्टली क्वेश्चन में दे देगा वेवलेंथ दे के, हमें उससे कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। और दूसरा टर्म जो है हम लोग का स्टूडेंट वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इस स्टूडेंट ये जो हमने कैलकुलेट किया ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको बोलते हैं। अगर दूसरे मीडियम यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, एक तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं एक मीडियम 1 है एक मीडियम 2 है, इसको मैं ग्लास बोल दे रहा हूँ और ये हमारा वाटर बोल दे रहा हूँ, वाटर। तो अगर हमसे ये पूछ दिया जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसको लिखते कैसे स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, ऐसे लिखते हैं, है ना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में निकाला है स्टूडेंट हमने, यहाँ पर हमारा एक ग्लास है, ये वाला ये जो है हमारा ग्लास है और दूसरा वाटर है, हमने एयर के रेस्पेक्ट में निकाला था स्टूडेंट। यहाँ पर जब एयर था तब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकाला था वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, जब हमने दो मीडियम है उन दोनों का रेशियो है, अगर ग्लास के रेस्पेक्ट में निकालना है तो हमें वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिवाइड कर देंगे, ग्लास के रेस्पेक्ट में, है ना। अगर हमसे ऐसे ही पूछ दिया जाए दूसरा कोई मटेरियल होता, यहाँ वॉयल होता और यहाँ ग्लास होता, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयल विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास निकालते तो क्या होता, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को हम लोग इसके रेस्पेक्ट में डिवाइड कर देते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयल को ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देते, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट लिखा रहता है यहाँ पर, ऐसे अगर ऐसे बोल दें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, अगर पूछ दिया जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू, इस एग्जांपल से देखें तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, इसका मतलब है μ2 μ1 बाई μ2। अगर हमसे ये पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, तो इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, μ2 बाई μ1, ऐसे ये रेशियो, ये दोनों में ध्यान रखना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेवलेंथ के टर्म में भी लिख सकते हैं,
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग वेवलेंथ के टर्म में, हमने अभी बताया μ2/μ1 यानी μ2 डिवाइडेड बाई μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, इसको ऐसे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ऐसे पढ़ेंगे इसको, है ना। तो इसको μ2/μ1, μ2 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, μ2 कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, μ2 इसको लिख सकते हैं क्या, c/v2 डिवाइडेड बाई c/v1। हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यही होता है। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, v1/v2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यहाँ पर अगर v1 है तो v1 यहाँ देख सकते हो ऊपर है, तो हमारा μ1 और v2 रिफ्लेक्ट, ऐसे भी देख सकते थे फार्मूला से भी हम लोग कि हमारा स्पीड ऑफ लाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। म्यू इक्वस टू c/v था यहाँ स्टूडेंट, तो c तो कांस्टेंट था, तो हमारा v और म्यू ही वेरिएबल, तो म्यू अगर बढ़ेगा तो v क्या हो जाएगा, घटेगा, तभी म्यू का वैल्यू बढ़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसको हम लोग लेमडा के टर्म में भी लिख सकते हैं, n1 इंटू λ1 डिवाइडेड बाई n2 इंटू λ2। तो ये तो दोनों फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा λ1 डिवाइड बाई λ2। तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेवलेंथ स्पीड के लाइट के टर्म में भी लिख सकते हैं। हम लोग वेवलेंथ को स्पीड लाइट के टर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी तो चेंज होता नहीं है स्टूडेंट। देख लेते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव से। मान लो स्टूडेंट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वाटर का वो होता है 4/3, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ग्लास का वो होता है 3/2। अगर हमसे पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर बताओ तो कितना होगा स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो यहाँ हम निकाल सकते हैं ग्लास का 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3, तो ये हो जाएगा हमारा 39 डिवाइडेड बाई 8, है ना। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देख सकते हैं स्टूडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है ना। एक तो नेचर ऑफ मीडियम, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करेगा कि कौन सा वाटर है कि ग्लास है क्या। उसके बाद टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट। जैसे एयर है, ज़्यादा हीट अप हो गया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है ना। टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। और दूसरा जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, हमने देखा था अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, दोनों में सराउंडिंग मीडियम पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो कंबाइंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, दो मीडियम का कंबाइंड प्रॉपर्टी है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू पेयर ऑफ मीडियम्स एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। स्टूडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट से इंडिपेंडेंट होता है ना, कितना एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो थोड़ा और डिटेल से स्टूडेंट देख लेते हैं। स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना हमने पढ़ा था। एक मीडियम 1 है स्टूडेंट, ऐसे लाइट इंसिडेंट हुआ, ये नॉर्मल है, रिफ्रैक्ट होकर आ गया। अब ये हमारा आई है और ये आर है स्टूडेंट, तो इसको अप्लाई कैसे करना है हम लोग क्वेश्चन के लिए अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। हमने तो ऐसे लिख लिया था साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, लेकिन इसको फार्मूला कैसे लिखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो इसको स्टूडेंट अप्लाई ऐसे करेंगे μ1 इंटू जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है उसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो μ1 इंसिडेंट रे है साइन आई हो जाएगा जिसमें इंसिडेंट रे इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर। अब देखो रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में स्टूडेंट, रिफ्रैक्टेड रे इस मीडियम में है, तो इसको लिखेंगे μ2 इंटू साइन आर। तो अब इसको अगर हम लोग ऐसे देखें तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
साइन आई इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू टू बाई म्यू वन। अब म्यू टू को म्यू टू बाई म्यू वन। अब म्यू टू क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के स्टूडेंट म्यू, तो ये यहाँ पर हो जाएगा वी वन बाई वी टू, स्पीड इन दैट मीडियम। ये हमारा v1 है स्पीड और ये हमारा v2 है। इसमें स्पीड लेमडा वेवलेंथ लेमडा 1 है, इसमें लेमडा 2 है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, तो लेमडा 1 डिवाइडेड बाई लेमडा 2। तो स्नेल्स लॉ को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ को। तो हमारा कोई भी रेशियो दिया रहा है तो हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब इससे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, लेते हैं। मान लो कि एक ऐसे रे मीडियम है, मीडियम 1 और ये मीडियम 2, यहाँ से लाइट रे ऐसे इंटर किया एंगल 45 डिग्री पर, है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है म्यू 1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 रूट 2 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, आर का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग स्नेल्स लॉ लगा देंगे स्टूडेंट। इंसिडेंट रे किस में है, इसमें है, तो म्यू वन इंटू साइन 45 डिग्री इंसिडेंट रे इक्वल टू म्यू टू रूट 2 इंटू साइन आर स्टूडेंट हमें निकालना है। और म्यू वन का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 1 है, और ये हो जाएगा साइन 1 बाई रूट 2 इक्वल टू रूट 2 इंटू साइन आर। तो यहाँ से आर का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट। साइन आर का वैल्यू कितना होगा, हाफ, तो आर इक्वल टू साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ होता है, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। हमारा आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं स्टूडेंट। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना। यहाँ पर एक इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, एक इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, ऐसे ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट 3 है स्टूडेंट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट 3 है। तो यहाँ से जाएगा और रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये नॉर्मल है, यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, ये वाला नॉर्मल होगा। तो फिर यहाँ से रे ऐसे इमर्ज होगी स्टूडेंट, और फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है। तो हमें बताना है कि इमर्जेंट एंगल कितना होगा। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ 2 बार स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, एक बार इस इंटरफेस के लिए, एक बार इस इंटरफेस के लिए, दोनों के लिए। तो यहाँ पर मीडियम 1 इसको मान लो एयर है स्टूडेंट, एयर है, तो इसका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ दिया हुआ है। तो म्यू 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन आर, जिसमें अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट म्यू 1 इसमें इंसिडेंट रे है, तो 1 इंटू साइन 60 इक्वल्स टू, अब रे दूसरे इसमें रिफ्रैक्टेड रे इस इंटरफेस के लिए स्टूडेंट रिफ्रैक्टेड रे इसमें है, तो रूट 3 इंटू साइन आर, ये वाला हमारा नॉर्मल के साथ एंगल साइन आर होगा ये वाला, और ये भी आर होगा स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि ये वाला साइड जो है इस साइड के इक्वल है, तो आमने सामने का एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इससे हम लोग साइन आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन आर इक्वल टू कितना हो गया, साइन आर हो जाएगा साइन 60 का बाई रूट 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट 3, यानी 1/2। तो आर का वैल्यू 30 डिग्री आ गया स्टूडेंट। तो ये हमारा एंगल जो आर का वैल्यू आया वो 30 डिग्री होगा, ये भी हमारा 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब इस इंटरफेस के लिए स्टूडेंट लगा सकते हैं हम लोग। इस इंटरफेस के लिए यहाँ पर जो हमारा इंटरफेस है, ये वाला इंटरफेस, ये इंटरफेस जो है हमारा, यहाँ पर भी हम लोग स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं एक बार और, है ना। यहाँ पर अगर लगाए तो साइन आई म्यू 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन आर, यही वाला फार्मूला है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना स्टूडेंट, अब इंसिडेंट रे किस मीडियम में है,
अब इंसिडेंट रे इस मीडियम में है स्टूडेंट, इस मीडियम में है, और रिफ्रैक्टेड रे इस मीडियम में है। तो हमारा इंसिडेंट रे जिसमें है उसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आई के साथ। तो जिसमें इंसिडेंट रे है तो यहाँ हमारा हो जाएगा √3 इंटू साइन आई, ये हो जाएगा हमारा √3 इंटू साइन 30, आई का वैल्यू 30 इक्वल्स टू म्यू टू एयर है 1 इंटू साइन आर। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट √3/2। तो आर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, आर का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमारा इमर्जेंट एंगल है हमारा 60 डिग्री आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। स्टूडेंट हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ एपरेंट डेप्थ या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान ले रहा हूँ, और ऑब्जर्वर इधर है हमारा देखने वाला, इसमें इसको μ1 मान लिया। तो यहाँ से रे जो जाएगी ये डेंसर मीडियम है, रेयरर मीडियम मान लिया ऐसा। यहाँ से रे अगर जा रही है तो यहाँ पर जाके रिफ्रैक्ट हो जाएगी स्टूडेंट, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। तो इधर जो ऑब्जर्वर है स्टूडेंट उसको कहाँ से जाता हुआ है, यहाँ से जाता हुआ नजर आएगा। तो ये हमारा यहाँ से जो सरफेस से जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा एपरेंट डेप्थ, और यहाँ से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो इंटरफेस से उसको हम लोग रियल डेप्थ डी मान ले रहा हूँ, यहाँ से स्टूडेंट डी डैश हो गया। तो ये वाला एंगल कितना होगा स्टूडेंट, ये वाला एंगल हमारा आई है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आई, और ये हमारा नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल। तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, इंसिडेंट एंगल। तो ये स्टूडेंट अगर आई है तो ये भी आई होगा, क्योंकि ये भी पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये वाला एंगल आर है तो ये भी एंगल आर होगा स्टूडेंट, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो ये इस इंटरफेस पर हम लोग स्टूडेंट स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। ये वाला इंसिडेंट है और ये वाला आर हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, μ2 है। तो रे किस में जा रही है μ1 में, और आ किससे रही है μ2 से। तो यहाँ स्नेल्स लॉ लगा रह सकते हैं स्टूडेंट। इंसिडेंट रे I1 में है, सॉरी μ2 में है, तो μ2 इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ1 इंटू साइन आर, जिसमें रे जा रही है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये जो रे जा रही है ना, हमारे आइज पर जो रे जाती है वो पैरेक्सियल रे का कहने का मतलब ये दोनों के ये जो एंगल है ना बिल्कुल कम होता है स्टूडेंट। हमारा पीपल का साइज बहुत छोटा होता है, तो एंगल जो है वो बहुत ही छोटा होता है। हमारे जो आइज पर आता है वो 1 डिग्री, ½ डिग्री ऐसे एंगल होता है, उससे भी कम रहता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल भी काफ़ी कम होगा और रिफ्रैक्टेड एंगल भी काफ़ी कम होगा, वेरी स्मॉल होगा स्टूडेंट। तो थीटा अगर स्मॉल होता है तो हम लोग साइन आई को स्टूडेंट tan आई लिख सकते हैं। अगर थीटा स्मॉल होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा के इक्वल होता है अप्रॉक्सीमेटली, इक्वल टू थीटा के इक्वल होता है रेडियन में। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, μ2 इंटू tan आई इक्वल टू μ1 इंटू tan आर। इसको साइन आई की जगह पर हमने tan पुट कर दिया। अब देख सकते हैं स्टूडेंट ट्रायंगल 1 2 3 में 1 2 और 3 ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देख सकते हैं इसमें जो है ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला इंसिडेंट एंगल है, ये इंसिडेंट एंगल है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारा बेस हो जाएगा रियल डेप्थ। तो यहाँ पर हमने लिख लिया dx डिवाइड बाई इस वाले डेंट को dx मान लिया, छोटा स्मॉल डिस्टेंस को, डिवाइड बाई d इक्वल टू μ1 इंटू dx डिवाइड बाई d डैश एपरेंट डेप्थ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये dx कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा, ये जो है हमारा ये कितना हो जाएगा d डैश डिवाइडेड बाई μ1 इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाई μ2। अब देखो μ1 किसका मीडियम है स्टूडेंट, ऑब्जर्वर का मीडियम, जिसमें ऑब्जर्वर है स्टूडेंट, और μ2 किसका है ऑब्जेक्ट का। तो ये हमारा रियल डेप्थ है, तो ऑब्जेक्ट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड किया, ये एपरेंट डेप्थ है, इसको ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं d डैश डिवाइडेड बाई μ ऑफ ऑब्जर्वर इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाई μ ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट d डैश इक्वल्स टू d डिवाइड बाई μ2 बाई μ1। तो यहाँ म्यू रिलेटिव, तो यहाँ इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, μ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई μ ऑफ ऑब्जर्वर, μ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई μ ऑफ ऑब्जर्वर, है ना। अब यहाँ पर स्टूडेंट इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है,
यहाँ देख सकते हैं मैंने एक रिलेटेड इससे क्वेश्चन लिया है हमने। यहाँ पर एक वाटर में फिश है स्टूडेंट, और यहाँ देख सकते हैं एक बर्ड फ्लाई कर रही है उसके ऊपर। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ जो इंटरफेस है इसका डिस्टेंस जो है वाटर सरफेस है ये हमारा, यहाँ से 24 मीटर पर फ्लाई कर रहा है, और यहाँ से 36 मीटर रियल डेप्थ है इसका। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्टेंस ऑफ फिश सीन बाय द बर्ड। अब इस बर्ड को ये फिश का हाइट कितना नज़र आएगा स्टूडेंट, तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला स्टूडेंट रियल डेप्थ है डी 36 मीटर, और यहाँ से यह डी डैश स्टूडेंट। तो डी डैश का अभी हम लोग ने फार्मूला पूछा था, एपरेंट डेप्थ इक्वल टू क्या होगा, डी डिवाइडेड बाय रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं इसका वैल्यू कितना है 27 से 36 डिवाइड बाई 4/3 डिवाइड बाई 1 इसे 27 मीटर। तो यहाँ से ये वाला फिश जो है इस सरफेस से कितना पर नजर आएगा 27 पर स्टूडेंट, 27 पर, प्लस ये वाला डिस्टेंस भी स्टूडेंट 24, ये तो इतना ही रहेगा 24, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 51 मीटर पर। अब दूसरा क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि डिस्टेंस ऑफ बर्ड सीन बाय फिश। अगर ऑब्जर्वर हमारा फिश हो जाए स्टूडेंट, ऑब्जर्वर फिश हो जाए और ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाए बर्ड हो जाए, इससे रे आएगी इसके एज पर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा ऑब्जर्वर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अब ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और ऑब्जेक्ट का 1, तो डी डैश कितना हो जाएगा डी डिवाइडेड बाई म्यू रिलेटिव, डी डिवाइडेड बाई म्यू रिलेटिव। और इस अब डी डिवाइडेड बाई ये तो रियल डेप्थ हो गया, और ये हमारा हो गया म्यू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर। इससे हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, कितना आएगा 32 मीटर। ये वाला वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस स्टूडेंट कितना है 24 है, ये वाला डिस्टेंस स्टूडेंट 24 है हमारा 24, और नज़र कितना आएगा 32। यहाँ देख सकते हैं ये 32 आया है हम लोग का, ये 32 आया है 32। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना 32 + 36, ये वाला डिस्टेंस 68 मीटर नजर आया। सर स्टूडेंट यहाँ ज़्यादा क्यों हो गया, यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ से जो रे आएगी स्टूडेंट, यहाँ से जो रे आएगी ऑब्जर्वर के एज पर, यहाँ पर नॉर्मल है तो ये बेंड हो जाएगा इधर की तरफ, तो बेंड होगा तो ये और दूर से आता हुआ नजर आएगा, ऐसे और दूर से नजर आता हुआ नजर आएगा, यहाँ पर उसको बर्ड नजर आएगा। तो ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 32 मीटर स्टूडेंट। यहाँ से फिश को लगेगा कि है ना। तो इस तरह से फिशरमैन को भी जो होता है उसको भी आइडिया रहता है कि कितना इसका रियल डेप्थ है और एपरेंट डेप्थ है ना। स्टूडेंट हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने एक स्लैब लिया है, यहाँ पर एक स्लैब लिया है ये वाला, इसका थिकनेस T है, ग्लास स्लैब थिकनेस T है। अब यहाँ पर एक रे इंसिडेंट हो रहा है, ऐसे रे एक इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पर। तो क्या होगा, ये स्टूडेंट एयर है हमारा, ये मान ले रहा हूँ ग्लास है, तो यहाँ पर जो रे आ रहा है वो एंगल आई होगा, रेयरर मीडियम है तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा बेंड हो गया, तो ये एंगल क्या हो गया R हो गया, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है R हो गया। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये वाला भी एंगल R हो जाएगा। पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करें, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे, है ना, तो ये वाला एंगल भी R हो जाएगा। और ये वाला R है, अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में स्टूडेंट जाएगा तो क्या होगा, ऐसे फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा, तो ये एंगल इसको इमरजेंट एंगल बोल रहा है, इसका इमरजेंट एंगल बोल रहा है, इमरजेंट एंगल। तो ये स्टूडेंट ये शिफ्ट हो जाता है रे, देखो और दोनों रे पैरेलल होता है, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्ट जो इमरजेंट रे है पैरेलल होता है स्टूडेंट। ये इंसिडेंट रे जो है ये इसके पैरेलल है इमरजेंट रे के, तो यहाँ देख सकते हैं इसका पाथ है। तो यहाँ से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इंसिडेंट रे का जो लाइन है और इमरजेंट रे का लाइन है, इसके बीच में ये शिफ्ट हो गया इतने का T का, इसी शिफ्ट को हम लोग बोलते हैं लैटरल शिफ्ट, इसको स्टूडेंट बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। अब इसको मैं डी मान ले रहा हूँ, अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला एंगल जो है हमारा टोटल आई हो जाएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल है तो क्रॉस एंगल ये वाला आई हो जाएगा। तो
तो ये वाला एंगल आर है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा स्टूडेंट? ये वाला जो एंगल होगा हमारा वो एंगल हो जाएगा आई माइनस आर। ये एंगल हो जाएगा आई माइनस आर। और यहाँ से देख सकते हैं ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस टी है, ये थिकनेस टी है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा स्टूडेंट? इसको मैं 1 2 3 4 बोल दे रहा हूँ। तो 1 और 2 स्टूडेंट 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला आर है, ये वाला टी है, तो ये हो जाएगा टी से कार, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू बेस डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाई, इसको मैं x मान ले रहा हूँ, बाई x। तो x का वैल्यू कितना होगा? टी बाई कॉस थीटा कॉस आर, ये स्टूडेंट आर लिख रहे हो, इसको टी बाई कॉस आर हो जाएगा, टी बाई कॉस आर। इसको लिख सकते हैं टी सेक आर लिख सकते हैं स्टूडेंट। ये वाला डिस्टेंस हमारा हो जाएगा टी सेक आर, है ना, ये आर है स्टूडेंट, टी सेक आर। तो हमें निकालना ये वाला डिस्टेंस है स्टूडेंट। तो हम लोग कौन सा एंगल परपेंडिकुलर और हमें हाइपोटेनस नोन है, तो कौन सा रेशियो यूज करें? साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस डी डिवाइडेड बाई ये वाला हाइपोटेनस कितना है स्टूडेंट? टी सेक आर। तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? डी का वैल्यू हो जाएगा साइन आई माइनस आर इंटू टी सेक आर, है ना। तो ये हमारा लेटरल शिफ्ट का फार्मूला बन गया स्टूडेंट, ये हमारा लेटरल शिफ्ट का फार्मूला बन गया, है ना। तो अगर ये आई बहुत स्मॉल हो स्टूडेंट, तो यहाँ साइन इसको डायरेक्टली हम लोग डी इक्वल टू आई माइनस आर इंटू टी से कार लिख सकते हैं स्टूडेंट, है ना। अब कौन कौन से फैक्टर पर स्टूडेंट हमारा लेटरल शिफ्ट डिपेंड करेगा? एक तो स्टूडेंट इंसिडेंट रे पर डिपेंड कर रहा है और रिफ्रैक्टेड रे पर। तो इनडायरेक्टली देखें तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे किस पर डिपेंड करता है? म्यू ऑफ मीडियम्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हमारा म्यू पर डिपेंड करता है। दूसरा थिकनेस पर स्टूडेंट, दूसरा हमारा थिकनेस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, और थिकनेस डिपेंड कर रहा है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट? वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने समराइज कर दिया है, देख सकते हैं स्टूडेंट, लेटरल शिफ्ट किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर लेटरल शिफ्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा लेटरल शिफ्ट होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस जितना ज़्यादा होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है स्टूडेंट। तो वेवलेंथ जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल आई पर हमने देखा था डिपेंड कर रहा, तो एंगल आई जितना होगा स्टूडेंट उतना ही ज़्यादा लेटरल शिफ्ट ज़्यादा होगा। यहाँ देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीन को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट।